प्यारे दर्शकों, आज हम आपके लिए एक ऐसा वाकया सुनाने वाले हैं। दर्शक बंधुओं, 10 साल की बच्ची माता कैसे बन गई और उस बच्ची के साथ में ऐसा जुल्म किसने किया, ये सच्चा वाकया दोस्तों सुनकर आप भी तंग हो जाओगे। ये सच्चा वाकया सुनने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि वीडियो को आप लोग आखिर तक अवश्य देखें और छोटे बच्चे बच्चियों के माता पिता इस स्टोरी अवश्य सुने और शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें और इस पर गौर अवश्य फरमाएं, क्योंकि ऐसी बातों को हमारी सोसाइटी अक्सर छुपा दिया जाता है। दर्शकों, ये वाकया हमें पाकिस्तान कराची के एक डॉक्टर खातून ने बताया है। वो खुद कह रही थी कि ये वाकया उससे खुद अपने अस्पताल में पेश आया था और उसने उस बच्ची की डिलीवरी अपने हाथों से की थी। दर्शकों, उस महिला ने कहा कि इस वाकया को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मालूम पड़े ताकि सभी इससे सबक हासिल कर पाएं। डॉक्टर नफीसा कह रही थी कि मेरा नाम डॉक्टर नफीसा है। वो सोमवार का दिन था जब कोई अपनी 10 साल की बच्ची को लेकर के मेरी क्लिनिक में दाखिल हुई थी। मेरी नज़र उस नादान बच्ची पर पड़ी तो मैं हैरान होकर रह गई। बच्ची का पेट गैर मामूली हद तक बड़ा हुआ था। जब मैंने बच्ची को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि शायद इसके लिए कोई बीमारी होगी या फिर पेट इसलिए बड़ा होगा कि पेट में पानी जमा हो गया होगा। लेकिन मैंने जब बच्ची की माता की तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। क्या बात है मोहतरमा, आप इतनी परेशान क्यों हैं और रो क्यों रही हो? मेरी बातें सुनकर उसने ये अपना दामन फैला दिया। मैंने जब उसकी तरफ दोस्तों नासमझी से देखा, उसने अपनी चादर अपने सर से उतारी और मेरे कदमों में लाकर रख दी। डॉक्टर साहिबा, खुदा के लिए मेरी इज्जत आप बचा लें। मैंने लड़की की माँ की तरफ देखा तो मैं समझ चुकी कि क्या मामला है। दरअसल दोस्तों, 10 साल बच्ची प्रेग्नेंट थी और अब लड़की की माता मुझसे ये कह रही थी कि मैं इसकी जान यानी कि इसकी इज्जत बचा लूं ताकि किसी को भी ये मालूम ना पड़ पाए कि उसकी बच्ची प्रेग्नेंट थी। और मैंने उस बच्ची की तरफ देखा तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने कहा मैंने अल्ट्रासाउंड करवाती हूँ। नहीं डॉक्टर साहिबा, अल्ट्रासाउंड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरी बच्ची पेट से है और आपको नज़र नहीं आ रहा कि आप तो डॉक्टर हो और आप अच्छे तरीके से जानती भी हो। ऐसी बात नहीं, लेकिन मुझे आपकी बच्ची को देखना होगा। मुझे देखना होगा कि बच्ची की सेहत कैसी है और ये कैसे प्रेग्नेंट हुई। क्या इसके साथ में कोई जुल्म या ज़्यादा स्थिति हुई है? मैंने बच्ची की माँ की तरफ देखकर कहा था तो बच्चे की माता कहने लगी, नहीं जी, ये बात मैं नहीं जानती, आप इसी से पूछ लें। इसने तो हमारा मुंह काला करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उस स्त्री ने नफरत से अपनी बेटी की तरफ देखते हुए कह रही थी। फिर मेरे समक्ष हाथ जोड़कर कहने लगी, यदि ये बात इसके बाप को मालूम पड़ गई तो वो तो इसे जिंदा गाड़ देंगे। आपके शौहर को नहीं पता इतना पेट है, आपकी बच्ची का क्या? आपके शौहर को नजर नहीं आया? मेरी बात सुनकर वो अपने आंसू पोंछते हुए कहने लगी, नहीं, वो तो यही समझते हैं कि इसके पेट में पानी भर गया है या इसे कोई इन्फेक्शन हो गया है। वैसे भी मेरी बच्ची बहुत ज़्यादा नेक है। ये तो अपने मोहल्ले में कुरान पढ़ने जाती थी तो ये न सिर्फ बच्चों से आगे थी बल्कि दूसरे बच्चों को भी पढ़ाती थी। मेरा मतलब है कि अब इस छोटे बच्चे को पढ़ाती है क्योंकि इसे कुरान वाक़ बहुत अच्छे से याद है। इसी वजह से तो मेरी बच्ची पर कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। और वैसे भी अभी तो इसकी बहुत छोटी उम्र है, यदि अभी इसका बचपन है। आप ये मत समझिए मैं इसकी माता होकर इसकी तरफदारी कर रही हूँ, बल्कि बात असल में यही है कि हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा नेक माहौल में रहते हैं, पलते बढ़ते बहुत अच्छे से हैं और उन्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। इसके तो स्कूल का माहौल भी बहुत अच्छा है, हर तरह की सहूलियत है। मेरी बच्ची के साथ में ऐसा कोई मामला नहीं है, लेकिन बस आप क्या करें, जो अल्लाह ताला की मर्जी। ये कहकर उस औरत ने दोस्तों सर झुका लिया था तो मुझे उस पर शक होने लगा था। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बिना किसी आदमी के, बिना किसी जुल्म और ज्यादती के ये बच्ची प्रेग्नेंट हो गई हो। किसी न किसी ने तो कोई ना कोई इस पर जुल्म किया होगा, नहीं तो इसकी माता से लापरवाही हुई होगी, तभी तो इस बच्ची का ये हाल है। मैंने अपने दिल में सोचा और मैंने देखा उसकी माता मुझसे नजरें चुरा रही थी। ऐसा लगता था कि उसकी माता मुझे पूरा बात नहीं बताना चाह रही थी। मैंने उससे कहा कि आपको बच्ची की सोनोग्राफी तो करवानी पड़ेगी, तभी मुझे मालूम पड़ सकेगा कि आपकी बच्ची का कौन सा महीना है और उसका कौन सा इलाज किया जा सकता है। वो औरत स्त्री सोनोग्राफी करवाने पर राजी हो गई। उसकी बच्ची को मैं सोनोग्राफी वाले रूम में लेकर जाने लगी तो औरत कहने लगी, डॉक्टर साहिबा मैं भी साथ जाऊंगी। ऐसा लग रहा था कि वो औरत बच्ची को अकेले मेरे साथ नहीं भेजना चाह रही थी।
शायद वो ये नहीं चाहती थी कि उसकी बच्ची मुझसे कोई बात कहे। मुझे अजीब तो लगा, लेकिन प्राइवेट क्लिनिक में लोग ऐसे ही नखरे करते हैं। सरकारी हो तो लोग ज़्यादा बात नहीं करते, डॉक्टर की हर बात को मानते हैं, लेकिन प्राइवेट क्लिनिक में कोई भी किसी की बात नहीं सुनता। खैर, ज़्यादातर मरीज अपनी ही मर्जी मनवाते हैं, और वो औरत भी अपनी बेटी के साथ में सोनोग्राफी वाले रूम में आना चाह रही थी, तो मैंने उससे मना नहीं किया था। वो मेरे साथ साथ रूम में आ गई और मैं उसकी बेटी की सोनोग्राफी करने लगी थी, तो वो भी स्क्रीन पर नजरें गाड़े बैठी थी, देख रही थी और देखकर मुझे कह रही थी, क्या लगता है फिर आपको कोई उम्मीद है? मेरा मतलब है कि क्या मेरी बेटी की इज्जत बच जाएगी? देखिए डॉक्टर साहिबा, आप इज्जत और बेइज्जती की बात तो नहीं करें, डॉक्टर साहिबा उस महिला से कह रही थी। दर्शक बंधुओं, ये कहानी बड़ी ही सच्ची घटना है और बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है। शुरू से लेकर आप लोग अंत तक अवश्य देखें, ना ही काटे ना ही स्किप करें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि मित्रों हम इस चैनल पर ऐसी ही क्राइम से जुड़ी हर रोज कोई नई कहानी और सच्ची घटना आप लोगों के लिए लेकर के हाजिर होते रहते हैं। तो आपका फर्ज बनता है दर्शकों कि वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपके घर परिवार में भी ऐसा कोई जुल्म ना कर पाए। तो बने रहें दोस्तों वीडियो के लास्ट तक। वो डॉक्टर साहिबा कह रही थी उससे कि आप इज्जत और बेइज्जती की बात तो ना ही करें, ये एक छोटी बच्ची है, वैसे भी इसने जब कोई जुल्म किया नहीं, तो आप खामखा इसके सर पर एक ही चीज बार बार क्यों थोप रही हो? छोटी बच्चियों को तो ऐसे कामों में कोई दिलचस्पी नहीं होती। पता नहीं ऐसी ये घटिया हरकत इस बेचारी के साथ में किसने की दी है, किसने कर दी? आपकी अपनी बेटी के आसपास के माहौल की खबर रखनी पड़ेगी। आपको मालूम करना होगा कि ये किसके साथ में मिलती जुलती और क्या करती, कहाँ जाती और इसके साथ कौन रहता है, वगैरह वगैरह। लेकिन इसके साथ साथ आपको अपनी बेटी का ख्याल भी रखना होगा। सोनोग्राफी रिपोर्ट आते ही आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपकी बेटी के साथ में क्या मामला हुआ था, और मैंने उस स्त्री को बता दिया। हालांकि दोस्तों मैं सब कुछ जान चुकी थी और अल्ट्रासाउंड को पढ़ना मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी, पर मैंने आधा घंटा अब फिर भी सोच विचार करने लगी, और मैं इस औरत को क्या बात कहूँ, कैसे कहूँ, क्योंकि कोई भी माता अपनी 10 साल बेटी को इस हाल में नहीं देखना चाहती। ये सच्चाई जानकर कहीं वो बच्ची को मारना पीटना शुरू ना कर दे। मैंने उस स्त्री के साथ बड़े अच्छे तरीके से बातचीत की। मैंने कहा कि देखिए, आपकी बच्ची बहुत ज़्यादा नाजुक हालातों से गुजर रही है, इस लम्हे पर इसकी जान भी जा सकती है, इसलिए आपको इसकी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी। यदि आप इसका ख्याल रखोगी तभी इसका जीवन आसान होगा। वैसे भी आप बच्चे की माता हैं, कोई दुश्मन तो नहीं जो आप इसके साथ बुरा सलूक करोगी। आपकी बच्ची प्रेग्नेंट है और इस बच्चे को उठाए हुए 8 माह गुजर चुके हैं। वैसे मैं आपकी बच्ची को यदि मैं दबा दूंगी तो फिर हो सकता है फिर यह जिंदगी भर मुश्किलात हो जाए, तो इस मौके पर हम इस बच्चे को जाहिर नहीं कर सकते। आप ऐसा करें कि अपनी बच्ची को ले जाएं और इसका ख्याल रखें, बच्चा पैदा होने दें। गैर कानूनी काम करना भी नहीं चाहिए, और वैसे इस बकिया भी नहीं किया जा सकता। एक तो इसकी उम्र बहुत कम है और दूसरा आपकी बच्ची की सूरत हाल बहुत नाजुक हैं। इसका ख्याल रखकर चलें, इसे घर ले जाएं। मैंने उस स्त्री को ये बात कहकर मुन्नित तो कर दिया था, लेकिन वह रोने गिड़गिड़ाने लगी और कहने लगी कि डॉक्टर साहिबा, आप जो बातें कह रही हो वो बिल्कुल इम्पॉसिबल हैं। यदि मैं अपनी बच्ची को अपने घर ले भी जाती हूँ तो बच्चा पैदा होने से पहले ये जिंदा जमीन में गाड़ दी जाएगी। अब मेरी जगह खुद को रखकर सोचे बताएं भला कि आप ऐसे किसी बच्ची की माता होती और वो ऐसे प्रेग्नेंट हो जाती तो आपका शौहर आपको माफ़ कर देता? सारी बातें तो बच्चे की माँ पर ही आती हैं, सवाल उसकी तरफ भी उठता है। मैं इस हालत में इसे घर नहीं ले जा सकती हूँ। आप कोई ना कोई हल बताएं, वरना मैं तो मेरे लिए अपनी बच्ची को छोड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं बचेगा। उस स्त्री की संग दिली देखकर मैं हैरान हो चुकी। आप अपनी बच्ची को छोड़कर कहाँ जाओगी? आपकी बच्ची का आपके अलावा सहारा ही कौन है? देखिए मैडम, ये बात तो मैं नहीं जानती, लेकिन यदि आपके पास कोई हल है तो बता दें, क्योंकि यह बच्ची या तो मौत के मुंह में जाएगी या फिर आप इसका कोई इलाज करवाएं। ये बात कहकर बच्चे की माता रोने लगी। तब मैंने बच्ची की माता को एक पेशकश की। मैंने उस औरत से एक बात कही थी कि यदि तुम अपनी बच्ची को मेरे क्लिनिक पर ही रहने दो और बच्चा पैदा होने तक उसे घर ना लेकर जाओ तो क्या ये मुमकिन होगा? उसने छट से कहा। दोस्तों हाँ, ऐसा तो मुमकिन होगा। मैं अपने शौहर से कह दूंगी कि मैं अपनी बेटी को अपनी बहन के घर भेज दिया है, और बहनें तो साझी होती हैं, वो मेरा साथ अवश्य देंगी। उसे भी मालूम है कि मेरी बच्ची के साथ में क्या मामला हुआ है। आप बताएं, आप इस काम के कितने पैसे लेंगी?
वो औरत बीमार भी थी दोस्तों, और साथ में मजबूर भी, लाचार थी। अपनी बच्ची के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा था, मुझे आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए, मैं तो बस इस बच्ची पर तरस खाकर आपको ये बात बता रही हूँ। वैसे भी मेरे क्लिनिक में रात के वक्त टाइम कोई भी नहीं होता, मैं ही होती हूँ, तो मैं इसका ख्याल रखकर चलूँगी और बाकी का वक्त मैं इसे अपने घर लेकर जाऊँगी। आपको यदि मुझ पर भरोसा है तो फिर इसे यहीं पर छोड़कर जाइए। और उस बच्ची की माता को और क्या चाहिए था दोस्तों, वो तो पहले ही परेशान हो चुकी थी। कहने लगी, ठीक है, मैं इसे यहीं छोड़ जाऊंगी। और उसके जाने के बाद मैंने बच्ची से पूछा था, बेटा क्या तुम स्कूल जाती हो? और उसने मुझे सारी सच्ची बात बताई। मेरा शक था कि शायद स्कूल में या फिर वैन वाले ने उसके साथ कुछ ऐसी हरकत की हो जिसके नतीजे में ऐसा हो गया हो, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था दोस्तों। बच्ची ने मुझे ऐसी कोई मालूमात नहीं बताई। हालांकि वो डरी हुई नहीं थी। लगता था कि बच्ची के इल्म में ये बात है ही नहीं कि उसके साथ में हुआ क्या, कब हुआ, कैसे हुआ। वो मुझसे अपने पेट पर हाथ रखकर मासूमियत से कहने लगी, डॉक्टर साहिबा क्या मेरे भी बच्चे होंगे? मैं अम्मा बन जाऊंगी? कि हाँ बेटा, तुम माँ तो बन जाओगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा एहतियात करने की आवश्यकता है। साथ ही मैंने उसे उछल कूद करने से मना कर दिया। कहा कि अब तुम्हें बस अपना ख्याल रखना होगा, आराम वगैरह करना पड़ेगा। अपने लिए दुआ करो और याद करने की पूरी कोशिश करो कि यदि किसी ने तुम्हारे साथ कोई गैर मामूली रवैया रखा हो तो मुझे आप सच सच बता दो। उसने तो ना समझी में सर हिला दिया दोस्तों। बोली कि ऐसा आज तक कभी भी मेरे साथ नहीं हुआ, मुझे किसी ने कुछ भी नहीं किया। मैं उसकी बातों को समझ तो रही थी दोस्तों, लेकिन यकीन नहीं आ रहा था। बच्ची की माता अगले दिन आई और उसके पास हलवा और बहुत सारी ऐसी खुश चीज़ें थीं जो कि उसने बच्ची के लिए बताई दी। मैंने बच्ची की माता से वो सब कुछ ले लिया और क्लिनिक में ही रख दिया था। बच्चे की माता ने यह भी कहा था कि वो उसे अक्सर औकात मिलने आती रहेगी। दोस्तों, बच्ची अपने माता को याद तो करती, मगर साथ ही साथ परेशान भी बहुत होती कि आखिर उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। खैर दोस्तों, मैंने उसे क्लिनिक में ही रखिया। उसके दिन अब करीब आ रहे थे। मुझे परेशानी भी थी कि कहीं इस बच्ची का केस कोई गैर मामूली सूरत हाल इख्तियार ना कर दे, क्योंकि मैंने तो उसकी माँ से कहा था कि उसे परेशानी की ज़रूरत नहीं। उसकी बच्ची का केस मेरे हाथ में है और मैं उसे बर्बाद नहीं होने दूंगी, ना ही उसके मुस्तक पर कोई फ़र्क पड़ने दूंगी। खैर दोस्तों, बिलातत के उसके 2 खूबसूरत बच्चों को जन्म दे दिया। बच्चे गोल मटोल, प्यारे और सेहतमंद थे। मैंने उन बच्चों को देखा था, मेरी तो हैरत की इंतहा ना रही दोस्तों। वो जो दोनों जुड़वा बच्चे थे, आज तक दर्शकों मैंने ऐसा होते हुए कभी नहीं देखा। उस बच्ची की सेहत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। मैं उसे हॉस्पिटल से सीधा घर ले गई थी। अब वह बड़ी बड़ी औरत मालूम हो रही थी। मुझे उसकी हालत पर दुख भी हो रहा था। मैंने उससे दोबारा पूछने की पूरी कोशिश की, लेकिन उस बच्ची को तो कुछ मालूम ही नहीं था। बहरहाल दोस्तों, वो बच्ची तो उसी के थे। मैंने सख्ती से मना कर दिया कि घर में ये बात किसी को ना बताएं। बच्ची की माता को भी मैंने सारी हकीकत बता दी कि 2 बच्चे जो पैदा हुए, वो बच्चे मैंने किसी बे औलाद जोड़े को दे दिए। आपको उनके बारे में फिक्रमंद होने की कोई आवश्यकता नहीं। बच्चे की माता अपनी तरफ से बेफिक्र हो चुकी। उसने मुझे हज़ारों रुपए दिए और कहने लगी कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया था। मैंने अपने शौहर से कह दिया था कि मैं अपनी बच्ची को खाला के घर छोड़ आई हूँ। वो मुतमिन हो गया था। वैसे भी वो अपने बच्चों की ज़्यादा खबर नहीं रखता है, लेकिन यदि उसे मालूम पड़ जाता तो पता नहीं वो क्या करता, क्या होता। ये कहकर वो अपनी बच्ची को लेकर वापस लौट गई। मेरे ख्यालों में तो अब वो मुकमिन थी और उसकी फिक्र भी ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन दर्शकों, उसकी बेटी मुझे बार बार याद आ रही थी। ऐसा लगता था कि जैसे वो मुझे कुछ बताना चाहती थी, लेकिन मारे परेशानी के वो कुछ नहीं कहना पाई। मैंने उससे नज़दीक कुछ नहीं कहा। मैंने बच्ची के जाने के बाद मेरे रूम में मौजूद नर्स ने मुझसे एक अजीब बात कहा था। बोली कि आपको नहीं लगता कि बच्ची की माता का रवैया कुछ अजीब था? मुझे लगता ऐसा रहा था, लेकिन मैंने सर झटक दिया। मैं फालतू की बातों में नहीं पड़ना चाहती थी। वैसे भी मैंने ये केस अपने जहन से बुला दिया था। मेरे तो जहन और जुबान में भी नहीं था कि इस बच्ची को दोबारा मेरे पास आना होगा और मुझे दोबारा से उस बच्ची को देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ी मुसीबत थी दोस्तों जो उन लोगों पर आई थी। मुझे इस बात का मुकम्मल यकीन नहीं था कि अब वह माता अपनी बेटी का खास ख्याल रखेगी और उसे बाहर आने जाने नहीं देगी। न सिर्फ ये
कि उसकी हर हरकत पर नज़र रखेगी और बल्कि उसके मिलने जुलने वालों पर भी ध्यान देगी। मैंने तो यही सोचा था कि यह आखिरी और पहला वाक़या होगा जो इस बच्ची की ज़िंदगी में आया है, लेकिन वह फिर हुआ जो मैंने सोचा भी कभी नहीं था। तकरीबन 7-8 माह गुजरे थे कि वो बच्ची दोबारा मेरे क्लिनिक में दाखिल हुई। इस बार उसकी माता भी मेरे साथ थी और उस बच्ची ने बड़ा सा दुपट्टा ओढ़ रखा था। बच्ची का कद काफ़ी बढ़ चुका था। लगता था कि अब इसकी ज़िंदगी में कोई और मसला नहीं है। मैं समझ चुकी कि शायद कोई दूसरा मसला है जिसके लिए वो मेरे पास बात करने के लिए आई है, लेकिन उसने तो आते ही मेरे सर पर हैरतों के पहाड़ गिरा दिए। मैंने पूछा कि क्यों आना हुआ, बताइए। कहने लगी कि मेरी बच्ची को दोबारा से वही अलामत जाहिर हो रहा है। मैंने कहा, कैसी अलामत? तो लड़की की माँ था रोने लगी और उसके आंसू देखकर मैं समझ चुकी थी कि मामला फिर से गड़बड़ है। दोस्तों, उसके साथ दोबारा वही सब कुछ हो चुका था जिसके लिए पहले वो मेरे पास आई थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि एक छोटी सी बच्ची इतनी सी उम्र में ऐसे हादसात से कैसे बार बार गुजर रही है, और दूसरी तरफ उसकी माता को तो उसके बारे में कोई खबर ही नहीं और ना ही लड़की को मालूम है। दोस्तों, मैंने कहा, अब ये बात तो सब कैसे हो गया? तुमने तो कहा था तुम्हारा बच्ची के इर्द गिर्द में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो ये हरकत कर पाए, तो फिर ये सब क्या है? लड़की की माता रोते हुए कहने लगी, डॉक्टर साहिबा, मुझे तो खुद इस बारे में नहीं मालूम। मेरी तो टांगें कांप रही हैं, हाथ पैर कांप रहे हैं उस वक्त से जब से मैंने अपनी बच्ची के बारे में ऐसा महसूस किया था। आप कम से कम इसका टेस्ट करके मालूम करें कि जो कुछ मैं सोच रही हूँ वो सही है या फिर गलत है, क्योंकि अभी तक मैंने इसका कहीं टेस्ट नहीं करवाया है। आप क्योंकि मेरे हालातों से पहले भी वाकिफ थी, इसलिए मैं सीधे सीधे आपके पास आई हूँ। आप खुदा के लिए ये चेक करके बता दें कि जो कुछ मैं सोच रही हूँ वो सही है या फिर गलत है। अल्लाह ताला करे कि ये सब मैं जो सोचती हूँ वो झूठ निकले, वरना तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। अब तो इसके बाप से क्या बहाना करूंगी? अब तो मेरा जीवन वो तूफान आएगा कि मेरा जीवन हमेशा के लिए तबाह हो जाएगी। मैंने उसे तसल्ली दिलाई, कहा कि आप खामा शक ना करें, पहले मुझे आपकी बच्ची को चेक तो करने दें। जब तक टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आती तब तक आप कोई अंदाज़ा कायम ना करें। मगर मैं जब उसे अल्ट्रासाउंड वाले रूम में लेकर गई तो अल्ट्रासाउंड की स्क्रीन पर नज़र बढ़ते ही दोस्तों, मेरे तो कदमों तले से ज़मीन खिसक गई और मेरे आंखें फटी की फटी रह गई। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि दोबारा से दोस्तों वही सब कुछ हो जाएगा। मैंने लड़की की माता को भी सच सच बता दिया था। कहने लगे कि ऐसा मत कहें, कह दीजिए कि ये झूठ है। मैंने कहा, क्या आपको आपकी बच्ची के बारे में कुछ भी नहीं मालूम? आप कैसी माता हैं? सच कहती हूँ, कुरान पर हाथ रखकर कसम खाने को तैयार हूँ कि मेरी बातें बिल्कुल आपकी सही हैं। मैं अपनी बेटी के बारे में किसी मुजरिम को नहीं जानती और आप शायद मुझ पर ही शक कर रही होगी और सोच रही होगी कैसी माता है ये जो अपनी बेटी के बारे में इतनी सी बात भी नहीं जानती है और लेकिन कसम खाकर कह भी रही। और मुझे वाकई नहीं मालूम कि ये सब कुछ कैसे हो गया। मैंने कहा था कि अब परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दवाइयों के इस्तेमाल से मामला ठीक हो जाएगा और आपको वो परेशानी दिक्कत नहीं होगी जो इससे पहले हुई थी। लेकिन बार बार ऐसा होने से आपकी बच्चे की सेहत गिर जाएगी और बहुत कम उम्र में ऐसे मामलात बच्ची के लिए बहुत खतरनाक साबित होते हैं। आपको भी मालूम है कि इसकी सेहत कैसी है। एक तो उम्र कम है और दूसरा कमज़ोर और मरियल सी है। आपको उसका ख्याल रखना पड़ेगा। मेरी बात सुनकर उसकी माता ने कहा था दोस्तों कि बिल्कुल ख्याल तो मैं रख कर चलूँगी, आप बस दवाइयाँ दे दें, लेकिन मुझे बता दें कि मेरी बच्ची का मुजरिम कौन है। और वो स्त्री मेरे क्लिनिक में बैठी रोने लगी थी। मैंने कहा था कि इस बात की मुझे भी कोई समझ में नहीं। मैंने तो काफ़ी बार आपकी बच्ची से ना हद बेब्याज पूछ लेने की कोशिश की थी कि उसकी नज़र में कोई मुजरिम है, तो उसने मुझे साफ भी मना किया था। वो बच्ची कहने लगी कि आज तक ऐसा नहीं हुआ, ना ही मुझे कोई ऐसा शख्स नज़र आता है जिसने मेरी तरफ बुरी नज़र से देखा हो और मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी की हो। बस जो कुछ भी होता है वो अचानक होता है। मैं इस मामले में कुछ भी नहीं जानती। बच्चे की बातें सुनकर मैं भी शौक थी। मैंने इस बार सोचा था कि खैर ये आखिरी बात होगी, अब इस बच्ची के साथ कोई ऐसा मामला नहीं होगा। लेकिन उस मामले को अभी तकरीबन कुछ ही वर्ष बीते थे, यानी 2 से 3 ही माह बीते होंगे। यानी फिर से वो औरत फिर अपनी बच्ची को लेकर मेरी क्लिनिक में आ गई। इस बार तो उसे देखकर मुझे बहुत ज़्यादा क्रोध आ गया। मुझे लगा कि जानबूझकर ये लोग नाटक कर रहे हैं मेरे साथ में, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई बच्ची प्रेग्नेंट हो जाए और उसकी माता को और ना ही उस बच्ची को खुद को भी मालूम ना हो। इस बार मैंने अल्ट्रासाउंड करने की भी जहमत नहीं की थी।
बस दवाइयाँ लिख कर दे दी थी। लेकिन बच्चे की माता बहुत ज़्यादा परेशान थी। आंखों से बहते आंसुओं और साथ ही हाथ पैर कांप रहे थे। कहने लगी कि मैं कहाँ जाऊंगी, यदि दोबारा मेरी बच्ची के साथ यही कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी। मैंने कहा था कि मोहतरमा, अब आज के ज़माने में इतना बेवकूफ़ तो कोई भी नहीं होता जितना आप मुझे समझ रही हो। आपकी बच्ची के साथ जो भी हो रहा है इसका मुजरिम आपके घर में ही मौजूद होगा, या तो फिर आपकी दूसरी शादी कर रखी है, आपका शौहर इस बच्ची का सौतेला बाप है, या तो फिर कोई और मामला है जो आप मुझे बताना नहीं चाह रही। यदि ऐसा नहीं है तो फिर आप अपनी बच्ची की हिफाजत करें और इसे हर टाइम अपने साथ रखें। मुझे नहीं लगता कि आप इसे हर टाइम अपने पास रखेंगे, हर वक्त अपने नज़रों के सामने रखेंगी तो कोई ऐसा जुर्म होगा। उस बच्ची की माता कहने लगी, यकीन करें मैं ऐसा ही करती हूँ, सिर्फ इस बच्ची को पढ़ने के लिए भेजती हूँ। इसके अलावा ये हर टाइम मेरे नज़रों के सामने है। अब ये बातें हो रही थी कि मेरे क्लिनिक के दरवाजे पर दस्तक हुई। तकरीबन उसी की उम्र की एक और लड़की मेरे क्लिनिक में अपनी माता के साथ दाखिल हुई थी। उसने मुझे देखते ही कहा था कि मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है और अकेले में करनी है। ये लोग एक दूसरे का सामना नहीं करना चाह रहे थे। मैंने देखा उस औरत के साथ भी अपनी कोई 12-13 साल की बच्ची थी और वो साथ खुद भी परेशान खड़ी थी। आंखों से आंसू छलक रहे थे। मैंने उसे देखा था, ऐसा लग रहा था कि उसका मामला भी ऐसा ही कुछ है। मैंने पहले वाली औरत को उसके घर भेजा था और दूसरी के पास पहुंच चुकी थी, क्योंकि वो तो जाहिर थी कि मेरे क्लिनिक पे पहली बार आई थी और उसे वक्त देना आवश्यक था। मैं उसके पास जाकर बैठी तो देखा उसकी बच्ची भी इसी तरह से किसी पेट के दर्द में मुब्तला थी। कहने लगी कि मुझे अपनी बच्ची के पेट के दर्द की बहुत ज़्यादा फिक्र है। इसके साथ अजीब अजीब चीज़ें हो रही हैं जो सिर्फ शादीशुदा औरतों को होती हैं। मैंने बच्ची की तरफ देखा और उसकी हुलिया देखकर समझ चुकी कि इसके साथ भी पहले जैसी बच्ची का मामला है। मैंने उसे अल्ट्रासाउंड करने के लिए कमरे में रूम में भेजा। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखकर मेरे कदमों तले से ज़मीन हट गई। इस बच्ची के साथ भी वही मामला था जो कि पहली वाली बच्ची के साथ था। अब तो मुझे इस पर अफसोस होने लगा। देखकर मैं दोस्तों परेशान हो गई। मैंने उसकी माता को साफ साफ सच्ची बात बताई कि तुम्हारी बच्ची अब पेट से है। वो सर पकड़कर बैठ चुकी, बोली कि मुझे समझ नहीं हो रहा, ऐसे कैसे मुमकिन होगा। मैंने उसे पहले वाली बच्चे के बारे में बताया था, क्योंकि अब माओं को इस बारे में सोचने की आवश्यकता थी। इस तमाम सूरत हाल के बाद मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैंने फौरन उन बच्चियों के हवाले से पुलिस के साथ रब्ता करवाया और तमाम कुछ किस्सा बता दिया। हमारे यहाँ क्योंकि पुलिस बहुत बदनाम है, जिसकी वजह से लोग भी हर मामला पुलिस तक पहुँचाने से डरते हैं। खास तौर पर जब इस तरह के मामलात हों जहाँ बहू बेटियों के मसाइल हों, तो लोग बातों को दबा देते हैं कि पुलिस तक बात गई तो खामा कहाँ बदनामी होगी। खैर कुछ खतरमती से बहुत नेक थानेदार थे, जिसने सारे मामले की इन्वेस्टिंग बहुत राहतदारी से की। सबसे पहले उसने आम लिबाज में लेडीज पुलिस के हेल्प से बच्चियों के स्कूल का मालूम करवाया। मालूम हुआ कि बच्चियां एक ही मोहल्ले में रहती थीं और एक ही स्कूल में पढ़ती थीं। स्कूल में तो अच्छी तरह से छानबीन की गई, लेकिन ऐसी कोई मज़कूर चीज़ देखने को ना मिली। लेकिन जब पुलिस ने बच्चियों के मोहल्ले में इन्वेस्टिगेशन की तो एक ऐसे शख्स पर शक हुआ था जिसका नाम लेते हुए पुलिस वालों को भी खतरा था कि पुलिस वालों को ही जान से ही ना मार दिया जाए। एक ऐसा शख्स दोस्तों जिस पर यदि उंगली भी उठाते तो पूरा गांव मोहल्ला उसकी हिफाजत और गवाही देने के लिए खड़ा हो जाता। जी हाँ दोस्तों, वो कोई और नहीं था बल्कि उसी मोहल्ले का मस्जिद का इमाम था, मौलवी रहमत सभी। यहाँ हम उस इमाम मस्जिद का असल नाम बताने जा रहे हैं। मौलवी रहमत सफ़ी था। तकरीबन 10 साल से इमाम था और मस्जिद के साथ में अटैच घर में रहा करता था। नमाज रोजे का पाबंद और हर टाइम 10 हाथ जिक्र में इलाही मशहूर। उस शख्स पर इल्ज़ाम तो दूर तो कोई शक करने के लिए भी तैयार नहीं था। मोहल्ले के सब बच्चों को वो बगैर लालच और मुआवजे के कुरान पढ़ाता था। लड़के तो मस्जिद सहन में पढ़ते थे और लड़कियों को उसकी बीवी अपने घर में बापर्दा कुरान पढ़ाती। लेकिन कोई 3 साल पहले उसकी बीवी अपने 4 बच्चों को लेकर के अचानक कहीं गायब हो गई थी। मौलवी साहब ने मोहल्ले के लोगों को बताया था कि वो तो खुदा खौफ में चुप थे और अल्लाह ताला के डर से अपनी बद किरदार बीवी की पर्दा पोशी करते थे।
वरना उनकी बीबी ने गैर मर्दों से भी ताल्लुकात काम कर रखे थे और वो अपने किसी यार दोस्त के साथ भाग चुकी थी। फिर क्या था, मोहल्लों वालों की नज़र में मौलवी साहब की कदर मंजिल और भी ज़्यादा बढ़ती गई। किसी का बच्चा बीमार होता था तो वो मौलवी साहब से दम दरूद करवाते थे और सारे मोहल्ले के बारी बारी कैसे मौलवी साहब को रोज़ खाना भिजवाते थे। दूसरी जाने पुलिस ने तफ्तीश की तो मालूम पड़ा कि मोहल्ले की लड़कियां जो पहले मौलवी साहब की बीबी से कुरान पढ़ने जाती थीं, अब वो मौलवी साहब खुद अपने घर में बापर्दा माहौल में उनको पढ़ाते थे और अक्सर बच्चियों को खाना पीने को कुछ ना कुछ देते थे। पुलिस ने बहुत खुफिया अंदाज में जब मौलवी साहब के घर की तलाशी ले पाई तो ऐसी चीज़ मिली कि सबके पाँव के नीचे ज़मीन खिसक गई। ऐसी दरिंदगी की खुदा की पनाह दोस्तों, वही मौलवी साहब जिसको लोग वली अल्लाह मानते थे, उनके घर से भारी निकंदार नशा और दवा नशीली चीज़ें मिली। पुलिस ने फौरन मौलवी साहब को उठाया था और अपने रवायत अंदाज में दोस्तों इन्वेस्टिगेशन की तो मौलवी साहब ने तोती के तरह अपने दरिंदगी की गंदे कामों की होलनाक दस्तावेज बयान की। ये मौलवी मिठाई और चॉकलेट्स में नशीली दवा मिला करके अब तक दर्जनों बच्चियों को अपनी दरिंदगी का निशाना बना चुका था। दोस्तों, उन मासूम बच्चियों को तो मालूम नहीं होता था कि कोई उनकी ज़िंदगी जहन्नुम कर चुका है। उनके वालिदैन और जिस मौलवी को बली समझते थे वो दरअसल दोस्तों एक शैतान था। बाद में ये भी मालूम पड़ गया कि मौलवी की बीबी दरअसल एक नेक औरत थी और उनको मौलवी ने खुद मार पीट करके रात के अंधेरे में बच्चों समेत निकलवा दिया था। अस्तगफिरुल्लाह। आप सबसे गुजारिश है, खुदारा अपने बच्चों की हिफाजत करो। और अक्सर जिन लोगों पर हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं वही हमसे सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं और अपने बच्चों के मामलों में तो कभी किसी की एतबार ना करें। अल्लाह ताला हमें और हमारे बच्चों को ऐसे दरिंदों से हमेशा बचा कर रखे, आमीन। उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। तो यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल लाइक सब्सक्राइब करें और साथ ही लबे बेल आइकन प्रेस करें। आपकी सपोर्ट से हमें मज़ीद मेहनत करने का हौसला प्राप्त होता है। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का भी ख्याल रखिए और ख़ास तौर पर बच्चों का तो बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखकर चलिए। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में ऐसी ही चौंका देने वाली दास्तान के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो यदि जानकारी यदि पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही दोस्तों